प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आज मैं आने वाले दिनों में आपके साथ क्या हो सकता है उसके बारे में एक खबर लेकर आया हूँ और खबर बहुत ही भयानक सी है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्वभाव है वो स्वभाव कोई और आकर उसको चेंज कर ले। समझ लो कि आप बहुत दयालु हो और आपके अंदर दया आ जाती है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आपके साथ ऐसी छेड़खानी करे, आपके शरीर के साथ ऐसी छेड़खानी करे और आपको क्रोधी बना दे और आपके घर वाले सोचते रह जाए कि भाई साहब तो अच्छे भले थे, दयालु थे, लोगों के ऊपर दया बरसाते थे, प्रेम करते थे, और अचानक से झगड़ालू कैसे हो गए, ये क्रोधी कैसे हो गए। क्या ऐसा मुमकिन है? हो सकता है कि आपका स्वभाव लोगों को प्रेम करने वाला हो, सहायता करने वाला हो, लेकिन अचानक से कोई आकर आपका स्वभाव बदल दे और वो स्वभाव ऐसा हो जाए कि आप लोगों से मारपीट करने लग जाओ, आप हिंसक बन जाओ और लोगों से लड़ाई झगड़ा करते रहो। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई आकर आपका स्वभाव बदल दे, और किसने बदल दिया, कैसे बदल दिया, वो आपको पता तक ना चले। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और क्या इंसान ऐसा कर सकता है कि इंसान एक नए इंसान को पैदा कर सके? नए मतलब अपने मुताबिक स्वभाव, अपने मुताबिक उसका कलर, अपने मुताबिक उसकी हाइट, अपने मुताबिक उसकी बॉडी, अपने मुताबिक उसको ताकत देना। क्या इंसान स्त्री और पुरुष बिना क्या ऐसा कुछ कर सकता है कि वो एक अलग इंसान पैदा कर सके जो मानो इस धरती का हो ही ना, ऐसा दिख रहा हो? क्या एक नए इंसान को कोई पैदा कर सकता है? हाँ, आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ ऐसी बातें सामने आई है जो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही भयानक सी है। आने वाले दिन हमारे बहुत ही भयानक से, किस तरह से आपका स्वभाव बदला जा सकता है, किस तरह से एक नई नस्ल पैदा की जा सकती है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। क्या आपने नाम सुना है GMO, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिक्स? क्या ये शब्द आपने सुना है? ये शब्द सही में है क्या, और ये शब्द कहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता है और इसके पीछे लोगों की चाल क्या हो सकती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जानने से पहले मैं चाइना की एक बात बताना चाहता हूँ कि जो गन्ना, जिसका रस हम उस मशीन में निकाल कर पीते हैं, या तो कोई मुंह से चबाता है, मालूम है गन्ना जो होता है उसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 फीट की हाइट उसकी होती है, और उसमें जो रस निकलता है उसके लिए हमको मशीन चाहिए। आप अपने दांतों से उसका रस नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर किसी के दांत मजबूत हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो गन्ना इतना नाजुक हो कि आप ऐसे निचोड़ कर उसका रस निकालो। कैसा हो सकता है? इतना नाजुक गन्ना बन सकता है? और अगर आप ऐसा मान लो कि गन्ने की हाइट 20 से 25 फुट हो जाए तो क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन चाइना वालों ने ऐसा किया है, और मैं आपको एक वीडियो क्लिप बताता हूँ। इस वीडियो क्लिप में देखो आप। गन्ने की एक दूसरी भी वीडियो क्लिप मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको भी देखो। अब ये कौन सा गन्ना है जो मूंगफली की तरह छिल जा रहा है और कपड़े की तरह निचुड़ जा रहा है? दरअसल ये है चाइना का गोल्डन गन्ना, जिसे वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इसका कलर येलो होता है, जिस वजह से इसे गोल्डन गन्ना कहा जाता है। ये गन्ना नॉर्मल गन्ने से ज्यादा मीठा और पौष्टिक होता है। इसे छिलना आसान होता है क्योंकि इसका छिलका नॉर्मल गन्ने से थोड़ा मोटा होता है और ये अंदर से बहुत ज्यादा नरम भी होता है। देखा किस तरह से इन लोगों ने गन्ना वो बांस के जितना लंबा बना दिया, बांस के जितना मोटा भी बना दिया,
और बिंदास इतना नाजुक बनाया कि हाथों से आप उसको जिस तरह से कपड़ा निचोड़ते हो उस तरह से निचोड़ कर उसका रस निकाल सकते हो। देखने जाओ तो बहुत अच्छा हो गया, हमारे लिए आसान हो गया। लेकिन ये किस तरह से मुमकिन है, ये कैसे इन लोगों ने किया, अब मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ और एक वीडियो क्लिप में आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इन्होंने इस गन्ने को ऐसा बनाया हुआ है। GM फूड्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स एक कंट्रोवर्शियल रिसर्च टॉपिक है जिसमें प्लांट के डीएनए को मॉडिफाई किया जाता है एक नए टाइप का फूड बनाने के लिए। और इंडिया जीएम फूड की प्रोडक्शन में यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना और कनाडा के बाद 5th नंबर पे आता है। इनमें से कुछ फूड्स ऐसे हैं जिन्हें हम रेगुलरली कंज्यूम भी करते हैं, जैसे कि सोए विच इज 90% मॉडिफाइड। सिमिलरली कॉर्न और कैनोला ऑयल भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। कुछ एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WHO, FDA ने इन मेथड्स को अप्रूव किया तो है, बट तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स का हमारी हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होगा। और दूसरा मेजर कंसर्न है इनकी ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के ऊपर प्रॉपर लेबलिंग नहीं हो सकती जो कि FSSAI के थ्रू अप्रूव्ड होनी चाहिए। सो आपको क्या लगता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स एक अच्छा आइडिया है या फिर नहीं? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स। तो अब आपको पता चला कि किस तरह से इन्होंने एक गन्ने के अंदर उसका जो जीन होता है उस जीन के साथ छेड़खानी की और जो बांस होता है उसका जीन लिया और गन्ने के साथ उस जीन को मिला दिया। और हमारे में वो सब्जी कौन सी थी, लेकिन कोई नाजुक सी सब्जी आती है, अभी मुझे वो याद नहीं, लेकिन उसके जीन निकाल कर वो भी उन्होंने इस गन्ने के अंदर डाल दिया और ये 3 जीन को मिलाकर एक जीन बनाकर इन्होंने नई नस्ल गन्ने की पैदा कर ली, जिससे उसका कलर बदल गया, उसकी हाइट बढ़ गई, मोटाई भी बढ़ गई, इतना नाजुक हो गया कि हाथों से आप उसका रस निकाल सकते हो। और इस तरह से जो खेती की जाती है उसको GMO कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। अभी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ये वीडियो क्लिप देखो, उसमें से आपको कुछ अंदाजा आ जाएगा। दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलासीमिया के इलाज के लिए कैसगेई जीन थेरेपी को मंजूरी दी गई है। चीन नहीं, यूके में दिया गया है। किस में दिया गया है? यूके में। किसे दिया गया है? यूके में। ब्रिटेन को बोलते हैं ना यूके, यूके ने मंजूरी दे दिया है जीन थेरेपी को। किसने दिया है? यूके ने। देखिए जीन थेरेपी क्या होता है, हमारे डीएनए का कुछ हिस्सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे क्या है कि उसमें वो बीमारी कंटिन्यूअस जाती रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जीन में जो खराब हिस्सा है उसको तोड़ के अलग कर देते हैं और स्वस्थ जीन को लगा देते हैं, जिससे कि वो बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन ये करना बड़ा रिस्की होता है क्योंकि जीन हमारे शरीर में अन्य चेंजिंग भी ला सकते हैं। चाइना ने क्या किया, उसके यहाँ जीन थेरेपी सबसे ज्यादा यूज होती है चाइना में। उसने क्या किया कि जो किसान गन्ना बोते थे ना, उस गन्ने में उस जीन का अध्ययन किया। उस जीन में देखा कि कौन जीन इसकी मोटाई को बढ़ाता है, तो उस जीन को निकाल लिया, मोटाई को बढ़ाने वाले को निकाल लिया। सारा वैज्ञानिक चिल्लाए ना सर, अरे गन्ना मोटाएगा कैसे? कहा रुक ना, उसको निकाल लिया। और बांस में जो जीन था जो उसकी मोटाई को बढ़ाता था उसका निकाल लिया और उसको जोड़ दिया किसमें? गन्ना में। किसमें जोड़ दिया? गन्ना में जोड़ दिया। समझ में गया? अब गन्ना मोटा गया कितना? बांस इतना। कितना मोटा गया? बांस इतना। अब वहां का गन्ना बांस इतना मोटा गया। अब सोचिए वहां के गन्ना को ना कपड़ा की तरह गाड़ दिया जाता है इसे और पूरा रस निकलते रहता है। जामुन बराबर क्या होता है? गेहूं। फिर तो किसान कमा के गदगद हो जाता है एकदम, इतनी इतनी गेहूं होता है। और जब पीसना ही है जामुन बराबर होता है, चाहे छोहाड़ा बराबर गेहूं, किसान को कितना फायदा होता। लेकिन कभी भी प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। अब देखो इस तरह से लोग एक के जीन दूसरे में, दूसरे के जीन तीसरे में, ऐसे मिला कर ये लोग इस तरह से खेती कर सकते हैं और एक अलग ही जाति ये लोग पैदा कर सकते हैं जो हमारे फायदेमंद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्योंकि जो परमेश्वर ने बनाया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर इंसान उसके साथ छेड़खानी करे तो मुझे तो लगता है इसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ी तो हो ही सकती है। अभी वो गड़बड़ी क्या हो सकती है? क्या ये हमारे फायदे के लिए, क्या इस तरह से खेती करना हमारे लिए फायदेमंद है और ये हमें क्या सिखाना चाहता है और किस तरह से ये हमारे लिए हानि करता है, किस तरह से हम नाश की ओर जा सकते हैं,
अभी एक वीडियो बताकर मैं आपको ये सारी बातें क्लियर करता हूँ। देखिए ये वीडियो क्लिप। बात शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। साथियों, सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रत्येक जीव, पेड़ पौधे और वनस्पति में कुछ भौतिक आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं और यह एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं। आजकल आमतौर पर इन्हें जीन्स और डीएनए जैसे शब्दों से समझा जा सकता है। जब किसी पौधे के प्राकृतिक डीएनए में छेड़छाड़ कर उसके अंदर किसी दूसरे जीव के अथवा पौधे के डीएनए को तकनीक की सहायता से मिलाया जाता है तो उससे जो एक नए प्रकार की नस्ल तैयार होती है उसे जीएमओ नस्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि यदि किसी गेहूं के डीएनए में किसी केले का डीएनए मिला दिया जाए अथवा किसी कुत्ते का डीएनए मिला दिया जाए तो गेहूं की जो नई नस्ल उसके संक्रमण से तैयार होगी उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं कहा जाएगा। दुनिया के 90% देशों में जीएम बीज और जीएम खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन वर्ष 2002 में भारत में कपास के जीएम बीज को परमिशन दी गई, जिसे बीटी कॉटन कहते हैं। जब से भारत में इसे परमिशन दी गई है तब से ही भारत के कुछ देशभक्त वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और समाजसेवी इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और इसके दुष्परिणामों को बता रहे हैं। लेकिन अब FSSAI अपने नए ड्राफ्ट के मसौदे में जीएम फूड को भारत में बिक्री के लिए परमिशन देने जा रही है। इस एजेंसी ने अपने मसौदे में यह प्रावधान किया है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ में जीएम की मात्रा 1% से अधिक होती है तो वह इसे जीएम फूड मानकर बैन करेगी और यदि 1% से कम पाई जाती है तो उसे अनुमति दे देगी। जबकि हरियाणा की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर राजेंद्र चौधरी जी बताते हैं कि किसी पदार्थ में जीएमओ की मात्रा यदि 0.1% भी होती है तो उसका पता लगाया जा सकता है, तो फिर इसे 100 गुना अधिक करके यानी कि 1% करके FSSAI इसे क्यों अनुमति देना चाहती है। वास्तव में खाद्य पदार्थों के नाम पर जीएम के लिए भारत के दरवाजे खोलने का षड्यंत्र है। देश में समाज सेवियों, किसानों और अन्य लोगों में जागरूकता के कारण देश में जीएम फसलों को इजाज़त नहीं मिल रही है। देश प्राकृतिक और जैविक खेती या अन्य रूपों में जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में फूड, बीज और खाद का काम करने वाली कंपनियां एक अलग रास्ते से जीएम फसलों को देश में लाना चाहती हैं और वह रास्ता जीएम फूड का है। आनुवांशिक रूप से विकसित ये खाद्य पदार्थ लोगों की सेहत, मिट्टी और जलवायु के लिए बहुत खतरनाक तो होते ही हैं, बल्कि भारत जैसे धार्मिक देश में तो धार्मिक रूप से भी घातक हैं, क्योंकि यदि किसी खाद्य पदार्थ में किसी पशु या जानवर का डीएनए मिलाया जाएगा तो उसके गुण मनुष्य के खाद्य पदार्थ के साथ उसके शरीर में पहुंच जाएंगे और उसके धर्म को भ्रष्ट कर देंगे। ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाने के बाद कोई व्यक्ति खुद को कैसे शाकाहारी कह सकता है। और इन जीएम खाद्य पदार्थों में ऐसे भी तत्व आएंगे जिनकी आपके शरीर को आदत पड़ सकती है और सरकार जिसे 1% जीएम खाद्य मानकर जांचेगी वह तो फाइनल प्रोडक्ट होगा। हो सकता है कि 2 या 3 पदार्थों से मिलकर कोई पदार्थ बनाया गया हो और उसमें से किसी एक में जीएम की मात्रा 50% हो, लेकिन उसकी मात्रा फाइनल प्रोडक्ट में कम होने की वजह से फाइनल प्रोडक्ट में 1% से भी कम जीएम हो सकता है, लेकिन एक पूरी तरह से जीएमओ खाद्य आपके भोजन का हिस्सा होगा। वर्ष 2014-15 में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरसों के जीएम बीज को परमिशन देने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन जनता के विरोध के बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जीएम फूड को लेकर सवाल किया है। साथ ही उन्होंने इस मसौदे पर लोगों की प्रतिक्रिया की समय सीमा आगे बढ़ाने की मांग की है। राकेश टिकैत ने लिखा है, प्रकृति ने प्रत्येक जीव के लिए उसके भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व दिए हैं। ऐसे में जीएम फूड न सिर्फ प्रकृति के साथ में खिलवाड़ है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर सीधी तरह से बुरा असर डालेगा। जनता के स्वास्थ्य के खिलाफ जाकर क्यों जीएम फूड को भारत में परमिशन देना चाहती हैं? आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे ही देश की एजेंसियां अपने ही लोगों के शरीर में टीका और विभिन्न तरह के माध्यमों से जहरीले रसायन पहुंचाना चाहती हैं? आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे देश से हमारे मूल फसलों के बीजों को छीनना चाहती हैं, हमारे गौवंश को बांझ कर देना चाहती हैं? अभी आप समझते होंगे कि मुझे आज ऐसा क्या हो गया कि मैंने बाइबल के वचनों को छोड़कर ये गन्ना, ये फूड्स, ये जीएमओ, ये सब कुछ मैंने क्या बता दिया। मेरा काम तो परमेश्वर के वचन को बांटना है, मैं तो परमेश्वर के वचन से सिखाता हूँ। फिर आपको लगता होगा कि ये कौन सी बात है, लेकिन मैं ये सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूँ कि ज़माना बदल चुका है। और देखो, एलन मस्क ने एक चिप बनाई है
जो दिमाग में डाली जा सकती है, और वो चिप हमारे दिमाग को प्रभावित करेगी। हो सकता है हमारे स्वभाव को भी प्रभावित कर सकती है। हो सकता है इंसान इधर उधर बदल जाए, या तो जो भी कुछ हो या ना हो, इस चिप से इतना तो है कि जिसने वो चिप बनाई उनके हाथों में इंसान का कंट्रोल चला जाएगा, और वो लोग आसानी से इंसान को उस चिप के जरिए कंट्रोल कर सकते, वो उनके साथ छेड़खानी कर सकते। अगर आप चर्च जाने को निकलो और उनको वहाँ पता चल गया कि चर्च जा रहा है, और वो ऐसा कुछ कमांड दे दे उस चिप के जरिए आपको और आपके दिमाग को कि आपकी बॉडी चर्च में न जाकर किसी थिएटर में चलकर फिल्म देखकर आ जाएगी, ऐसा वो लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं बताना चाहता, लेकिन ये सब निकालने का कारण क्या है, ऐसी चिप बनाने का कारण क्या है कि कोई तो है जो पूरी मानव जाति को कंट्रोल करना चाहता है। और बाइबल में जो एंटी क्राइस्ट की बात की है, वो एंटी क्राइस्ट पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा और पूरे वर्ल्ड पर वो राजा होगा, क्योंकि दूसरा थिस्सलुनीकी उसमें लिखा हुआ है कि वो अपने आप को परमेश्वर बताएगा, अपने आप को मसीह बताएगा। और फिर दानियल की पुस्तक में भी लिखा है उसके बारे में, पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो राज करेगा, उसके पास ज्ञान बहुत है। तो इनका ये सब मानना है, इनका ये सब करना है कि वो लोग मसीह के विरोधी को खड़ा करना चाहते हैं और इस तरह से लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि हमें कंट्रोल करने के लिए ये ऐसा कुछ करे। पिछले दिनों में एक महामारी आई थी जिसका नाम था कोरोना, और मैं स्पष्ट बताता हूँ, कोरोना नाम की सही में कोई बीमारी थी ही नहीं। इंडिया वालों ने उसकी जो किट थी, टेस्टिंग किट, वो 2017 में खरीदी थी। अभी मैं उसको बताने वाला नहीं, कभी मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन वो एक फर्जी बीमारी थी, मतलब हकीकत नहीं थी। अभी भी जो भी बीमारी आएगी जो पूरे वर्ल्ड में फैलेगी, तो समझ लो वो भी हकीकत नहीं होगी, बस ऐसे ही कोई वायरस फैलाया जाएगा, आप डर के मारे अस्पताल जाओगे। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अस्पताल जाते ही जाते हैं। मैं तो लोगों को बताता हूँ कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो तो मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। हम मसीह लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है आप किसी बीमारी की वजह से, या तो पूरी दुनिया में जो बीमारी फैली हुई उसकी वजह से अगर आप अस्पताल चले जाओ, आपको वहाँ पर एडमिट कर दिया जाए, और ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपके जीन के साथ छेड़खानी करें। आपको कौन सा पता चलने वाला है? वो तो ऑपरेशन के बहाने, गोली के बहाने, किसी भी तरह से आपके जीन के साथ छेड़खानी कर कर कोई और जीन डाल दें और आपसे एक नई नस्ल पैदा कर दे, तो आपको एक नया ही इंसान बना दे, तो आप प्रेमी हो लेकिन आपको झगड़ालू बना दे, तो ऐसा होने की पूरी संभावना है। ये 100% इसका चांस है, ऐसा हो सकता है। मैं कहता हूँ ऐसा विश्वास करो कि सिर्फ आप परमेश्वर में बने रहो। ऐसा विश्वास करो उस लाजर की तरह जो बीमार हो गया था, मर गया, लेकिन तब तक वो कहीं पर भी नहीं गया। और देखो, मर गया था तो प्रभु यीशु ने आकर उसको जिंदा कर दिया। आप भी विश्वास करते करते मर जाओ तो परमेश्वर जिंदा करेंगे। लेकिन हो सकता है आपने अस्पताल का सहारा लिया और वहाँ आपका जीन बदल दिया गया, आप जैसे थे उससे कुछ उल्टा हो जाओगे। हो सकता है आप परमेश्वर को मानने वाला हो और आप परमेश्वर के विरोधी ही बन जाओ। ऐसा कुछ भी आपके साथ हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ भयानक दौर आ रहा है, उससे पहले अभी मसीह में इतने मजबूत हो जाओ कि सबसे पहले तो बीमारी ना हो, क्योंकि बीमारी की जो जड़ है वो तो है पाप। क्योंकि प्रभु से ने उस 38 साल से जो बीमार था उससे यही कहा कि आपसे पाप मत करना, कहीं इससे भारी विपत्ति तुझ पर ना आ पड़े। तो पाप के कारण उसके ऊपर विपत्ति आ पड़ी थी। और पुराने नियम को पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा, जब आदम ने पाप किया तभी परमेश्वर ने उसको बोला कि देख तूने अब तू दुख से रोटी खाएगा, मतलब अब तुझे बीमारियाँ, श्राप सब कुछ लगेगा। आज तक तूने पाप नहीं किया था तो कुछ भी नहीं था। तो पाप हमारी बीमारी की जड़ है। ऐसा जीवन जियो कि पाप ही ना हो और आप में कोई बीमारी आए ही ना और आप अस्पताल जाओ ही ना। और अगर गलती हो भी गई और बीमार हो भी गए तो मैं बोलता हूँ ऐसा विश्वास बनाना कि आपको अस्पताल ना जाना पड़े। परमेश्वर आपको ठीक कर सकते हैं, बस उनके पास जाना, पश्चाताप करना और परमेश्वर को जीवन समर्पित करना, तो परमेश्वर आपको चंगाई दे देंगे। क्योंकि वो कहते हैं निर्गमन 15:26 में, अगर इंसान मेरी वाणी को तन मन से सुने और मेरी निगाह में जो सही है वो करे, मेरी आज्ञाओं को माने, तो मैं उससे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, तो आपको चंगाई दे देंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ हो सकता है आप अस्पताल गए और आपके जिन को बदल दिया गया, तो आपका क्या हाल होगा, आपके घर वालों का क्या हाल होगा। स्वर्ग से तो जाने से रहे, आप नरक में चले जाओगे, क्या फ़ायदा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।